आज की ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको हिस्ट्री के कुछ विशेष जो टॉपिक हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको ध्यान से सुनना है। कैसे क्वेश्चन आए ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो बताना काम भी होता है। कोई भी टीचर हो कैसे समझाता है ये उसकी ज़रूरत है। और आज के टाइम पे कंपटीशन बोलते हैं ना, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की कोई कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है। सक्सेसफुल वही होता है जो ज़्यादा रिवीजन करता है। रिवीजन जिसका ज़्यादा है, जो ज़्यादा रिवाइज करता है चीज़ों को, उसी की मेमोरी सबसे ज़्यादा अच्छी काम करती है। तो मेरी इस बात पर ध्यान रखना, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है। तो बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा से 298 तक उन्होंने राज किया है। मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने क्या किया, 322 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह का जो जन्म होता है उससे 322 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने और 298 तक BC तक उन्होंने राज्य किया। तो आप कह सकते हो 24 ईयर। कितने साल शासन किया? 24 साल। चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित। तो आपको याद रखना है कि अंतिम नंद शासक कौन था? घनानंद। कितनी आयु थी चंद्रगुप्त मौर्य की? 25 साल। और कहाँ राज किया? मगध पे। मगध कहाँ है? बिहार में। बिहार में कहाँ कहाँ है? पटना और गया के बीच का क्षेत्र है। हालांकि मगध के कंट्रोल में, नियंत्रण में तो बहुत सारा क्षेत्र रहा है, लेकिन जो स्पेशल जैसे वो कैपिटल जहाँ पे विशेष लोग बैठते हैं, जहाँ राजा बैठता है, जहाँ उनकी सभा होती है, वो जगह के बारे में बोल सकते हो। पटना और गया है। ये उसने प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 305 ईस्वी में यूनानी शासक जो सेल्यूकस निकेटर को, यूनानी शासक नहीं था एक्चुअल में, सेल्यूकस निकेटर था, वो उसका सिकंदर का सेनापति था। ये आपको याद रखना। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में हराया था। ये ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई कभी सिकंदर से डायरेक्ट नहीं हुई, उसके सेनापति से हुई, इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। उसी की एक बेटी थी हेलेना, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई। मुझे लगता है, मेरे हिसाब से जो पहला आदमी है जिसने किसी फॉरेन लड़की से शादी की वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में सेल्यूकस का, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, एम्बेसडर था। ठीक है, राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। ये आपको याद रखना है। जब सेल्यूकस को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उसके बाद क्या मिला था? काबुल मिला था, हेरात मिला था, कंधार मिला था, बलूचिस्तान मिला था, पंजाब। ये क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को वापस मिल गए थे। ये क्षेत्र सिकंदर ने जीते थे पहले। जब सिकंदर ने अटैक किया था, आक्रमण किया था, तो भारत के उत्तर भारत तक आ गया था वो हिस्से तक, तो उसने ये क्षेत्र जीत रखे थे। तो ये क्षेत्र जैसे सेल्यूकस निकेटर हारता है तो वापस चंद्रगुप्त मौर्य ले लेता, अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ये आपको याद रखना है। इस चीज की जानकारी कहां से मिलती है? देखो, एक आदमी का नाम सुना होगा, चाणक्य। चाणक्य कोई विष्णुगुप्त बोलते हैं, चाणक्य कोई कौटिल्य बोलते हैं। चाणक्य ने एक किताब लिखी, अर्थशास्त्र। ठीक, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र इकोनॉमी के बारे में नहीं लिखा, वो एक पॉलिटिक्स, एक राजनीति, उसमें राजनीति के बारे में लिखा, राजा की विशेषताएं लिखी उसमें, राज कैसे किया जाता है, राजा की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है। कैसे प्रशासन करना है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती है क्या? अर्थशास्त्र। वो किसने लिखी है? विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य द्वारा। तीनों नाम लिखे हैं ना। ठीक है, उसने लिखी है। अन्य ग्रंथ कौन से? कथा सरित सागर, सोमदेव ने लिखी है। ये राइटर पूछा जाएगा। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी है। बृहत कथा मंजरी, ये क्षेमेंद्र ने लिखी है। महाभास पता है सबको, पतंजलि ने लिखी है। कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखी है। ये लोगों को नहीं पता होगा कल्पसूत्र किसने लिखी है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को लिखा है। विदेशी आक्रमण भी कुछ बताते हैं। विदेशी विवरणों में कौन बताता है? विदेशी आक्रमण, विदेशी विवरण, एक्सप्लेनेशन कहेंगे भाई, यहाँ लोग आते हैं ना विदेश के, वो भी तो बताते हैं कि भारत में ये राज है, इसका शासक ये है, इसकी ये विशेषता है, सैन्य व्यवस्था ऐसी है, राजनीतिक स्थिति ऐसी है, कल्चर ऐसी है, वहाँ की ऐसे लोग रहते हैं, खान पान ऐसा है, तीर्थ यात्रा ऐसे करते हैं, रोड ऐसे हैं, पानी व्यवस्था, सारी चीजें लोग बताते हैं। ठीक है, जो पहले आया करते थे वो ऐसे ही पता चलता है। तो कुछ विदेश वाले जो विवरण है उन्हें पता चलता है, जिसमें स्ट्रेवो तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। तो ये आपको याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा नाम है सेंड्रोकोटस। जैसे सेल्यूकस, सॉरी सिकंदर को अलेक्जेंडर बोलते हैं ना, ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने सेंड्रोकोटस बुलाया। किसने बुलाया? स्ट्रेवो तथा जस्टिन ने। कुछ पुरातत्व सामग्रियां, पुरातत्व मतलब होती हैं जो बिल्डिंग्स हो गई, बहुत सारी लिखी हुई हैं। अभिलेख पे लिखा है, कहीं अभिलेख पत्थर पे लिखा हुआ है, कहीं मेटल पे लिखा हुआ है, कहीं धातु पे लिखा हुआ है, कहीं बिल्डिंग पे लिखा हुआ, बहुत सारे शिलालेख मतलब शिलाओं पे लिखी हुई चीज मिल जाती है। पत्थर की चीज लिखी हुई बोलते हैं ना, मिटती नहीं है, बहुत दिन तक चलती है। इसलिए पहले लोग ये चीजें अपने इतिहास के बारे में, अपने बारे में, अपनी सीमाओं के बारे में, अपनी विशेषताओं के बारे में, क्योंकि किताब तो फट जाएगी। किताब तो भाई उसका स्टोरेज बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी सुविधा होगी, रखी जाएगी, बार बार उसको प्रिंट करके आगे फॉरवर्ड किया जाएगा तब चलेगी। लेकिन पत्थर पे जो लिख दिया या किसी ऐसे मेटल पे लिख दिया, इसको जंग नहीं लगती है, तो बहुत दिन तक चलता है। जैसे मेहरौली का जो रॉय स्तंभ है ना, उसमें वंशावली लिखी है राजाओं की, तो वो सब पता चलती है लोगों को, यहाँ कौन कौन राजा रहा है, किस समय तक रहा है। तो ये ऐसे इस चीजों का इस्तेमाल किया करते थे उस समय। तो मृद भांड हो गए, चांदी और तांबे के आज सिक्के बताते हैं। सिक्कों पर राजा का नाम ले, जैसे आज के सिक्के जाए, 1 रुपए का सिक्का तो क्या लिखा था? भारत सरकार लिखा होता है ना, तो भारत।
तो बताता है कि ये भारत का सिक्का है। मान लो भारत का सिक्का अफगानिस्तान में मिल जाता है तो ये बताएगा कि भारत का व्यापार यहाँ तक था। एक तो ये बताएगा, दूसरा ये बताएगा हो सकता है भारत का साम्राज्य यहाँ तक हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसकी लोकेशन बताती हैं और उसकी उस समय की स्थिति को बताती हैं। अब सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। जो मौर्य थे उनके समय में जो उसमें सैन्य व्यवस्था क्या थी, उसमें 6 समिति थी, 6 कमेटी होती हैं। जैसे आजकल मिलिट्री में बहुत सारी देखा हुआ, आजकल तो मिलिट्री बहुत बड़ी हो गई है, बहुत एस्टाब्लिश्ड होती है, बहुत शानदार मिलिट्री आज के टाइम की। लेकिन उस समय व्यवस्था 6 तरह की मतलब ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी, जैसे हाथी के लिए अलग समिति, हाथी सेना के लिए, रथ सेना के लिए अलग हो गई, पैदल चलने वालों के लिए अलग हो गई, जल के लिए अलग, इस तरह से उन्होंने अलग अलग समितियां बनाई थी। तो इसमें क्या है, आपको याद रखनी कितनी समितियां थी, 6 टोटल। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी, मतलब 6 समितियों, प्रत्येक समिति के 5 सैन्य विशेषज्ञ थे। मतलब एक समिति में 5 लोग जो थे जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता था युद्धों का, सैन्य की समस्याओं का। सैन्य की समस्याएं बहुत ज्यादा होती है, सेना की समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं होती। युद्ध करना कोई मजाक नहीं है, युद्ध करना और युद्ध की सामग्री को संभाल के रखना, उनको मेंटेन करना, उनका मेंटेनेंस करना कोई बच्चों का काम नहीं है। तो इसमें बहुत बड़े विशेषज्ञ लोग रहते थे। उनकी संख्या कितनी थी, 5। और समितियां टोटल कितनी थी, 6। हर समिति में कितने लोग थे, 5। एक तो पैदल सेना हो गया, मैं बता रहा हूँ, एक अश्व सेना हो गया घोड़ा की, एक गज सेना हाथी सेना हो गई, एक रथों की सेना हो गई, तथा एक नौ सेना हो गई। तो इस तरह की बोलते ना, इतनी सेनाएं थी, उनकी समितियों के अंडर आई थी। तो आपको याद रखना, सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। तो जो मैनेजमेंट करता था सैनिक, जितने भी सैनिक, पहले क्या है कि सैनिक ही सब कुछ हुआ करते थे। जिस राजा के पास जितनी सेना है वो उतना ही शक्तिशाली माना जाता। आज भी ये स्थिति है, लेकिन आज क्या है कि दूसरी कहानी है, इकोनॉमी एक अलग रोल करती है। आज आपका बोलते ना कि एक आर्थिक स्तर ये बताता है कि आप कितने शक्तिशाली हो। ठीक है, तो पहले क्या था कि सैनिक प्रबंध जो सर्वोच्च अधिकारी था उसको अंतपाल बोलते थे, या सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्था बोलते हैं, व्यवस्था। अंतपाल मतलब अंत का जो पाल है, जो अंत को पालन करता है उसे अंतपाल बोलते हैं। जो लास्ट में जो बाउंड्री पे जो कंट्रोल करता है उसको कौन बोलते थे, अंतपाल। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, आज मिलिट्री 10 लाख बताते हैं, 6 लाख पैदल सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य की उस समय। 50,000 घोड़े थे, 50,000 घोड़े बहुत होते हैं, मायने रखते हैं। 9,000 हाथी, एक बार सोचो 9,000 हाथी, 1,000 हाथी अगर छोड़ दिए जाए ना तो धुआं उड़ा देंगे, बच नहीं सकता है। सबसे पावरफुल जानवर होता है धरती का हाथी। अगर 1,000 हाथी छोड़ जाए तो धुआं उड़ा देंगे। 9,000 हाथी थे चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में। 800 रथों से सुसज्जित अजय सैनिक थे, उनको हरा। इतनी बड़ी सेना है जिसमें 800 रथ हैं, तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी सेना होगी। प्रांतीय प्रशासन क्या था, प्रांतीय मतलब राज्यों का, राज्यों में शासन कैसे चलता था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आप पाटलिपुत्र कहाँ है, पटना जिसको बोलते हैं वर्तमान में, जो पटना बिहार में पड़ती है ना, बिहार की राजधानी है ना। इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा था, उसके 4 पार्ट अलग कर दिए थे। इसके अलावा पूर्वी भाग की राजधानी तोसली थी, मतलब एक तो आप कह सकते हो राजधानी क्षेत्र था। उसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य, इसका मौर्य साम्राज्य था, उसको 4 प्रांतों में बांटा था। कितने प्रांतों में, 4 में। तो जो पूर्वी था उसकी राजधानी थी तोसली, और दक्षिण भाग की राजधानी थी स्वर्णगिरी। इसी प्रकार उत्तरी और पश्चिमी भाग की राजधानी तक्षशिला उत्तर की होगी, और पश्चिमी की उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, उज्जैन ही इसका पुराना नाम है। तो ये किसकी राजधानी थी, मगध मौर्य साम्राज्य के जो दक्षिण क्षेत्र था, दक्षिण प्रांत था, उसकी राजधानी उज्जैन थी। पूर्वी की क्या थी, तोसली थी, और दक्षिण की क्या थी, उज्जैन थी। पश्चिम की क्या थी पश्चिम भाग की उज्जैन थी, दक्षिण थी सुवर्णगिरी थी। इसके अतिरिक्त क्या था, समापा, इसिला तथा कौशाम्बी महत्वपूर्ण नगर थे। अब नगर के बारे में देखो, इसमें क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आएगा कि महत्वपूर्ण, तो इसमें यह पूछा जा सकता है कि समापा, इसिला और कौशाम्बी किस साम्राज्य में महत्वपूर्ण नगर थे, ये लाइन आ सकती है। तो आपको आंसर दे रहा है मौर्य साम्राज्य में। राज्य के जो कुमार होते थे, जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे, उनको प्रांतपाल, जिनको प्रांतपाल बोला जाता था। कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्र परिषद महामात्य हुआ करते थे। कुमार एक मतलब आप कह सकते हो सैन्य अधिकारी है उस प्रांत का, उसकी हेल्प के लिए एक काउंसिल होती थी जिसको मंत्र परिषद बोलते हैं हिंदी में। महामात्य मतलब होता है अफसर, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, वो महामात्य हुआ करते थे। प्रांत आगे जिलों में बटे होते हैं। प्रांत बहुत बड़ा है तो उसमें भी जिले होंगे छोटे छोटे, जैसे आज की कहानी है। एक प्रांत मतलब राज्य हो गया, राज्य में जिले होते हैं ना, तो उनके भी अधिकारी। प्रत्येक जिला गांव में बटा था, नॉर्मल सी बात है, आज की स्थिति को आपको एक्सप्लेन करना है। प्रत्येक जिला क्या था, गांव में बटा था। प्रदेश जिला प्रशासन हुआ का, जो प्रदेश का जो जिला था वही प्रशासन का प्रधान होता था। रज्जुक जमीन को मापने का काम करता था। तो अभी जो लेखपाल है, जमीन कौन मापता है, चकबंदी लेखपाल मापते हैं। तो रज्जुक चकबंदी लेखपाल को बोलते थे उसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। भाई ग्राम प्रधान होता है, सबसे छोटी इकाई प्रशासन की गांव ही है। गांव से ऊपर धीरे धीरे करके जिला हो गया, फिर प्रांत हो गया। प्रांत किसमें बटा है, जिलों में। जिला किसमें बटा है, गांव में। ठीक है और गांव के प्रधान को क्या बोलते थे मौर्य काल में, ग्रामिक। ये पूछा जा सकता है, पूछे भी जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है। ग्राम प्रधान का नाम था ग्रामिक।
पतन के कारण, पहला कारण तो पतन का ही होता है कि राजा कमजोर हो जाना, दूसरा होता है राजा की आर्थिक स्थिति खराब हो जाना, तीसरा होता है बाह्य आक्रमण हो जाना, चौथा होता है आप कह सकते हो प्राकृतिक आपदा आ जाना। ठीक है, बहुत सारी चीजें। अब इसमें क्या क्या देखा, अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी, ये मैंने बता रहा, सीधी सी बात है। दूसरा देख अत्यधिक केंद्रीकरण, भाई शासन को आप एक जगह ही केंद्रित कर दोगे, जैसे ही आपने एक जगह केंद्रित किया और जिस दिन जो केंद्र कर रहा है जो राजा है वो मरता है, जिसकी डेथ होती है, तो प्रशासन आपका फैल जाएगा, तो उसकी कंट्रोल कौन करेगा? तो वो क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। जब डिसबैलेंस होगा तो कहीं ना कहीं तो भाई फैल जाएगा, खत्म हो गया। कंट्रोल करने वाला जब चला जाएगा, तो इसीलिए कभी देखा होगा किसी शासन में एक राजा बहुत मजबूत रहा है, वो तभी तक शासन चला है जब तक वो राजा जिंदा रहा। जैसे ही राजा मरता है तो शासन टूटता है। यही प्रकृति का नियम है कि स्थायी कुछ नहीं है। आप ये सोचो कि ये साम्राज्य हमेशा मौर्य साम्राज्य चलता रहे, नहीं चला है। मौर्य साम्राज्य के बाद भी साम्राज्य आए और उसके टूटने की जो आज की स्थिति में जो कहानियां हैं, वैसे ही कहानियां पहले थी। आज की इन साम्राज्यों को जोड़ सकते हो राजनीतिक पार्टियों पर, कौन सी पार्टी कितनी बड़ी है और उस समय उसमें कौन सा नेता बहुत मजबूत रहा है, उसको आप जोड़ सकते हो। क्योंकि आज का साम्राज्य कुछ अलग तरह का है, लेकिन उससे आप इसकी एड बोलते हैं कंपेरिजन कर सकते हो। तो टूटने के क्या कारण बताए? पहला था अयोग्य सेनापति, दूसरा है कि शासन का क्या है, केंद्रीकरण कर दिया। चेतना का अभाव, चेतना तो सीधी सी बात है, एक जागरूकता हो सकती है। चेतना एक बोलते हैं कि भविष्य को जानने की इच्छा भी हो सकती है। चेतना की बहुत, चेतना मतलब एक तरह से समझने की, मतलब आप कितने इंटरेस्टेड हो अपनी शासन में। अत्यधिक बोलते आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानता, मैंने बताया कि कहीं किसी पे ज्यादा पैसा आ जाएगा, कुछ बहुत सारे लोगों पे कंट्रोल ज्यादा हो जाती है, कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता भी किसी शासन को तोड़ने का काम करती है, शासन को खत्म करने का काम करती है। प्रांतीय शासकों के अत्याचार, ये भी सीधी सी बात है, जब शासक ही अत्याचार करेंगे तो जनता कब तक झेलेगी? सेना में भी अत्याचार हो जाएगा ना, सेना कहीं ना विद्रोह हो जाएगा, उसमें अत्याचार होगा। तो अत्याचार भी किसी भी बोलते हैं ना, किसी शासक का, किसी साम्राज्य का, शासन का टूटने का कारण बनता है। करो क्या दिखता है, जब ज्यादा टैक्स लोगे तब भी जनता आपसे दुखी हो जाएगी। तो ये 4-5 आज के कारण, पहले भी यही कारण थे। सरकारें गिर जाती हैं टैक्स बढ़ाने पर, ठीक है, जब अत्याचार बढ़ जाता है तो सरकारें आज गिरती हैं, ऐसे पहले साम्राज्य खत्म होते थे। सेम कहानी है, बस रूप बदल गया है। कहानी सेम है, लोग वही हैं, रूप बदल गया है। समझ रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो गई चीजें। तो अब इसमें आपको याद रखनी है कि मौर्य वंश का पतन किया था पुष्यमित्र शुंग ने, ये आपको याद रखना है। जो 150 ईस्वी में उसका सेनापति था मौर्य वंश का, उसने पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य, जो अंतिम राजा था मौर्य वंश का, कौन था याद? बृहद्रथ मौर्य अंतिम मौर्य शासक था, जिसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। उसने 185 बीसी में, 185 बीसी में उसको मार दिया था बृहद्रथ को, और शुंग वंश की स्थापना की। और चंद्रगुप्त, सॉरी, पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसमें कुछ राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया है, अशोक आया है, फिर दशरथ मौर्य आया है। दशरथ को तो भेजा था श्रीलंका में, संघमित्रा और दशरथ, एक लड़का एक लड़की थी। कहां भेजा था अशोक ने? श्रीलंका में। किसके लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए संघमित्रा को भेजा था ना। संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है आजकल, ठीक है। तो वो अशोक के, दशरथ था ना, अशोक का बेटा था, उसके भेजा था। संप्रति भी एक राजा रहा है, सालसुक भी राजा रहा है, देव बर्मन राजा रहा है, सत धनवन मौर्य राजा रहा है, और बृहद्रथ मौर्य का। आज का समय का क्वेश्चन ये है, मैं आपको बता रहा हूं, आज के समय में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा जाएगा, ना बिंदुसार के बारे में पूछा जाएगा, ना अशोक के बारे में पूछा जाएगा। संप्रत, सालसुक, देव बर्मन और सत धनवन मौर्य, इनके बोले इनमें से कौन सा राजा मौर्य राज से संबंधित नहीं है? तो आपको वो तो सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, बृहद्रथ सबको पता है कि अंतिम राजा है। लेकिन ये बाकी जो 4 है, संप्रति है, सालसुक है, और देव बर्मन है, और सत धनवन मौर्य है, इनको याद जरूर रखना। पीसीएस हो चाहे यूपीएस से ये जरूर पूछ लेती है। टफ क्वेश्चन करना, कोई भी क्वेश्चन टफ करना बहुत आसान है, उनको पता है कि कौन क्या पढ़ता है, ठीक है। तो आपको दुनिया से हटके कुछ काम करना है तो वो पढ़ना है जो लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। तो बाकी आपको ध्यान रखना, दशरथ मौर्य पढ़ना है, या इनको कालानुक्रम, वो बोलते हैं ना कि आप कह सकते हो कि उनके समय के हिसाब से व्यवस्थित करने वाली आ जाती है। संप्रति को याद रखना है, सालसुक को याद रखना है, देव बर्मन को याद रखना है, सत धनवन को याद रखना है, और बृहद्रथ को याद रखना है, ठीक है। अब ये मौर्य काल की छोड़ देते हैं, अब दूसरी देखते हैं इसमें कहानी। अब पढ़ते हैं हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग कौन था? बृहद्रथ का सेनापति था। 185 ईस्वी में इसने उसको मार दिया और मौर्य वंश की स्थापना की, छुरा भोंक दिया उसमें, बोलते उसकी हत्या कर दी। अभी इसके बारे में क्या लिखा है? जैसे ही राजा बना, इसने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ की। अश्वमेध यज्ञ की, उत्तर भारत का अधिकतर हिस्सा अपने क्षेत्र में लिया। अश्वमेध यज्ञ ये होती है कि वो घोड़ा छोड़ा जाता है, उसमें एक घोड़ा छोड़ेंगे और घोड़ा जहां जहां तक जाएगा, और जिस राजा ने उसको रोक लिया है तो उस राजा को युद्ध करना पड़ता है घोड़ा वाली सेना से, जिस राजा घोड़ा है। अगर आप नहीं रोक रहे तो वो क्षेत्र उस राजा का माना जाएगा जहां जहां तक घोड़ा जा रहा है, जिस राजा का घोड़ा है, ठीक है। या तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लो या फिर युद्ध कर लो। ये अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध मतलब घोड़ा के द्वारा मेद कर देना, मतलब एक तरह से कह सकते क्षेत्र स्थापित कर देना।
तो ये आपको कई बार सुना होगा कि किसने अश्वमेध यज्ञ की थी? अश्वमेध यज्ञ की थी पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग राज्य के शिलालेख पंजाब के जालंधर में पुष्यमित्र का एक शिलालेख है। तो ये आपको याद रखना है कि पुष्यमित्र का एक शिलालेख कहाँ है? पंजाब के जालंधर में। और दिव्यावदान, दिव्यावदान क्या है? दिव्यावदान एक आप कह सकते हो बौद्ध धर्म की किताब है। उसमें लिखा है के अनुसार यह राज्य सांगला वर्तमान सियालकोट तक विस्तृत। दिव्यावदान में लिखा है कि जो मौर्य पुष्यमित्र शुंग का जो शासन था वो सियालकोट तक था, और उसका एक शिलालेख है जो जालंधर में, उसमें लिखा हुआ है। हवाश में, ये महावास में पतंजलि और पाणिनि की, पतंजलि एक्चुअल में क्या है, किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे ना, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है। पतंजलि और पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? महाभाष्य से पतंजलि की है, पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी के अनुसार पुष्यमित्र शुंग भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग कौन था? भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण था। ये बात कहाँ लिखी है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में लिखी है और महाभाष्य में लिखी है जो पतंजलि ने लिखी है। महाभारत के हरवंश पर्व के अनुसार वो कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। महाभारत किसने लिखी है? हरवंश पर्व। महाभारत में किसने लिखा है? ये लिखा है हरवंश पर्व ने, क्या लिखा है कि वो कश्यप गोत्र का ब्राह्मण था। लेकिन पाणिनि अष्टाध्यायी में और पतंजलि महाभाष्य में लिखते हैं वो भारद्वाज था। ये याद रखना आपको। पुष्यमित्र शुंग के बारे में लिखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने जो वैदिक धर्म की पताका फहराई, उसी के आधार को सम्राट विक्रमादित्य वो आगे चला गुप्त साम्राज्य ने इस धर्म को, ज्ञान को पूरे विश्व में फैला दिया। एक अब बात कह सकते हो, यहाँ से वैदिक धर्म का जो सर्वोच्च आपको सबूत मिलता है, आप कह सकते हो तथ्य मिलते हैं, वो पुष्यमित्र शुंग के बाद स्टार्ट हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने ही वैदिक धर्म की, बोलते ना वैदिक धर्म की पताका लहराई, उसको गुप्तों ने कैरी फॉरवर्ड कर दिया और मजबूत कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने समूचा बौद्ध धर्म का विनाश कर उसके बाद जितने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे सबको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि कुछ लोग इस बात में सच्चाई नहीं मानते, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं किया था, कुछ लोग बताते हैं ऐसा हुआ था। किस किताब में क्या लिखा है वो भी एक बोल सकते हैं एक विवादास्पद कहानियां हैं, पक्की बात किसी को नहीं पता है। ये कुछ चीजें काल्पनिकता भी है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को मरवा दिया था, बौद्ध धर्म का पतन कर दिया था। बहुत सारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। ठीक है। सब बोल धर्म परिवर्तन करवाया था जबरदस्ती बौद्धों का, क्यों बौद्धों को धर्म परिवर्तन कराया नहीं कराया, हो सकता है कराया हो, लेकिन बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। अब वास्तविकता क्या है वो किसी किताब में कौन राजा के खिलाफ लिखता है कौन नहीं लिखता है, ये भी बहुत चीजें मायने रखती हैं। ये पुष्यमित्र का शासन प्रबंध कैसा था आप पढ़ते हैं। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, क्योंकि मौर्यों से ली, मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी और उसकी भी रहेगी। पुष्यमित्र प्राचीन मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग को सुरक्षित रखने में सफल रहा। जो उसका सेंटर का एरिया था मौर्य साम्राज्य का, उसको उसने सुरक्षित बना के रखा, मतलब किसी दूसरे राजा ने उस पर कंट्रोल नहीं किया और जीता नहीं। पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक था। मतलब कितना बड़ा साम्राज्य। बरार कहाँ है? बरार इस समय कर्नाटक में पड़ती है, तो बरार तक था उत्तर हिमालय से। मतलब आप कह सकते हो कि पाकिस्तान जो इस समय है उसके ऊपर तक उसका पुष्यमित्र शुंग का शासन था। दिव्यावदान और तारानाथ के अनुसार जालंधर और सियालकोट पर भी अधिकार था। जालंधर पर अधिकार था और सियालकोट पर अधिकार था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजकुमार या राजकुल के लोगों को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा चली। मतलब राज्यपाल, आज भी राज्यपाल बनाए जाते हैं ना शासन के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो उस समय राज्यपाल साम्राज्य को एक आप कह सकते हो एक अवसर होता था किसी क्षेत्र विशेष पर राज करने के लिए। वो राजकुल के लोग होते थे, उन्हीं को राज्यपाल बनाया जाता था। पुष्यमित्र ने अपने पुत्रों को साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सह शासक नियुक्त कर दिया। मतलब सह शासक कहीं ना कहीं जो साम्राज्य का बहुत सारे फील्ड होते हैं, एक साम्राज्य थोड़ी छोटे, इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए लोगों के अपॉइंटमेंट, लोगों की नियुक्ति तो जरूरी है ना। किसी भी इतने बड़े क्षेत्र को, देश को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको राजा बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे उनको को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, सह प्रशासक बना दिया। तुम राजा हो, राजा की तरह काम करो। और उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का उपराजा बन गया। तो आपको याद रखना, अग्निमित्र कहाँ है? अग्निमित्र विदिशा का उपराजा बना था। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। विदिशा में ही एक देखा गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, बहुत अच्छा, और बताते हैं बहुत अच्छा गरुड़। विदिशा एक कहीं देखने लायक जगह है, कभी समय हो तो जाना, विदिशा एमपी में पड़ती है। अग्निमित्र कहाँ का उपराजा था? विदिशा का। धनदेव कौशल का उपराज्यपाल था। धनदेव को कौशल का राज्यपाल बना दिया। राजकुमार जी सेना के संचालक भी थे। मतलब राजकुमार जी सेना के संचालक भी थे। ये मतलब जी सेना राजकुमार क्या थे भाई? सेना भी तो चलाएंगे, लड़ेगा कौन? राजकुमार सेना के संचालक भी थे। इस समय भी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई हुआ थी। ग्रामीण मौर्य काल में था, इस समय भी शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। इस काल तक आते आते मौर्यकालीन केंद्रीकरण में शिथिलता आ गई तथा सामंतीकरण की प्रवृत्ति सक्रिय होने लगी। सामंतीकरण की प्रवृत्ति क्या होती है? सामंत मतलब जो जो आपने अपना साम्राज्य जिन जिन पार्टों में बांटा है, और उस पार्टों को कंट्रोल करने के लिए, उन पर राज करने के लिए आपने लोगों को अपॉइंट किया, फिर उनको भी छोटे छोटे जगह जैसे राज्य बनाया, फिर जिले बनाए, तो सामंत अपॉइंट होते हैं, वो उनको सामंत बोलते हैं। तो वो क्या है कि कंट्रोल कर लेते हैं और सेंटर की जो पावर होती है उसकी बात मानने से इनकार करते हैं, बोले हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। अभी भारत में मान लो कोई राज्य बोल दे कि हम केंद्र सरकार की बात नहीं मानेंगे, लेकिन केंद्र सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि उस राज्य पर कंट्रोल कर सकती है,
उस समय अब युद्ध नहीं कैसे करेगी, उस समय भी ऐसा ही था। अगर कोई राज नहीं मानता, राजा जो बड़ा राजा है, केंद्र का राजा है, वो जाके कंट्रोल करता था, मारपीट होती थी, लड़ाई होती थी। अगर वो प्रांत वाला जीत जाए तो इंडिपेंडेंट अलग से स्वतंत्र राज्य बना देगा। सारे राज्य ऐसे तो स्थापित हुए, जिसने केंद्र की सत्ता का स्वीकार कर दिया, जिसको स्वीकार नहीं किया वही अपना राज्य स्थापित कर देता। तो यही कहानी पहले थी और यही आज ही कहानी है। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग के बारे में पढ़ लिया आपने। अब पढ़ते हैं हम भारत के यवन राज्य। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? सबसे पहले हिंद यूनानी आए। ये क्वेश्चन आया है पीसीएस ने, ये यूपीएससी ने पूछा है। सबसे पहले आए हिंद यूनानी, फिर उसके बाद आए शक, फिर आए पल्लव, फिर आए कुषाण। ये आपको याद रखना, कुषाण सबसे बाद में आए थे, कनिष्क सबसे बाद में आए इनमें। कनिष्क से पहले पल्लव आए थे, उससे पहले शक आए थे, फिर उससे पहले हिंद यूनानी आए थे। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिम तथा मध्य एशिया की विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण बनाए रखा। मतलब अक्षुण का मतलब होता है जिसका छीण नहीं हो, जिसके टुकड़े नहीं हो। तो आप यहां याद रखोगे कि सेल्यूकस ने जो साम्राज्य स्थापित किया था मध्य एशिया में, मध्य एशिया के कितने राज्य देश हैं? मध्य एशिया के बारे में क्वेश्चन पूछे, देश पूछे, उनकी राजधानी पूछिए। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक, किर्गिस्तान, ये सब का है 5 देश है ये मध्य एशिया की। तो इस पे किसका साम्राज्य रहा है? सेल्यूकस निकेटर का। और पश्चिम पश्चिम में भी इनका रहा है। तो आपको याद रखना है उसका उत्तराधिकारी कौन था? एंटियोकस प्रथम। ठीक है, एंटियोकस प्रथम के बारे में जानकारी रखनी, जो सेल्यूकस का उत्तराधिकारी था। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। मैंने क्या बताया था, जब छोटे छोटे प्रांत विद्रोह कर देते हैं तो जो केंद्र की सत्ता होती है उसका शासन खत्म होता है, उनकी कंट्रोल कम हो जाती है और वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि हम अब दूसरी की सत्ता नहीं मानेंगे, हम खुद राज करेंगे। उस समय ये क्या हुआ? एंटियोकस के टाइम पे ये हुआ था, एंटियोकस द्वितीय के टाइम पे। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक ड्रेमेटियस ने किया। आपको याद रखना है कि भारत पर विदेशी सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? ड्रेमेटियस ने किया था। इसमें 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण इसने कब किया था? मैंने एक ऑडियो बनाई है, इसमें वीडियो जो भी है वो बनाई है, उसको ध्यान से सुनना। इसमें सब लिखा हुआ किसने कब भारत पर आक्रमण किया है। 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 190 साल पहले किया था। अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। ड्रेमेटियस जीत गया था, अफगानिस्तान को कब्जे में कर लिया, पंजाब और सिंध को कब्जे में कर लिया। इसके शासन में अपनी राजधानी बनाई, इसे हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी का बोलते हैं ना। इसी ने क्या हो गया, इतना भाग जीता, अधिकार कर लिया। इसने साकाल को, साकाल मतलब सियालकोटी शायद उसका दूसरा नाम है, साकाल को अपनी राजधानी बनाई और इससे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा जाता है। जो साकाल का जो क्षेत्र है ना, उसने जो राजधानी बनाई उसी को हिंद यूनानी बोलते हैं। जो यूनानियों ने आके हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया उसको हिंद यूनानी बोलते हैं, बैक्ट्रिया यूनानी बोलते हैं। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन था? मीनांडर। मीनांडर आपने सुना होगा, सबसे अधिक विख्यात है हिंद यूनानी में मीनांडर। मीनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि मीनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ज्ञान लिया था, उपदेश सुने थे, उसको बोलते हैं, किसने बोले? नागार्जुन ने मीनांडर को ज्ञान दिया था। इसमें क्या है, उसका नाम का मीनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर, ये किस में लिखे हैं? उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। ये कई बार पूछी गई, अर्थात मिलिंद के प्रश्न और या मिलिंद प्रश्न, मिलिंद पन्हो बोलते हैं उसको। मिलिंद पन्हो किसने लिखी है? नागार्जुन की बुक है। ये नागार्जुन ने जो उत्तर दिया है और प्रश्न जो मीनांडर के बौद्ध धर्म के बारे में, ये मिलिंद पन्हो में लिखे हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किसने जारी किए थे? सबसे ज्यादा किए थे गुप्तों ने, क्योंकि उनका शासन बहुत रहा था। प्योर सोने के सिक्के किसने जारी किए? सबसे ज्यादा जिनमें प्योर था वो, यार मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मुझे लग रहा है कि कोई दक्षिण भारत का राज्य था, एग्जैक्ट मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले किसने जारी किए थे सोने के सिक्के? याद रखना आपको, हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानी कौन है? जो सबसे पहले ड्रेमेटियस आया था 190 ईस्वी में, तो उसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, पंजाब पर कब्जा किया, सिंध पर कब्जा किया और सियालकोट को अपनी राजधानी बना लिया। वो तो उस क्षेत्र को ही हिंद यूनानी बोलते हैं कि हिंद मतलब हिंदू शब्द एक तो सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो उस क्षेत्र को बोलते हैं हिंद यूनानी, जो लोग मिक्स हो गए आपस में। तो हिंद यूनानी में क्या किया उन्होंने? सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने आक्रमण किया था। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई। ये आप याद रखना है, यूनान की जो प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। हेलेनिस्टिक आर्ट किससे संबंधित है? हिंद यूनानी शासकों से संबंधित है। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। तो गांधार कला सीधी सी बात, गांधार कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के ऊपर का क्षेत्र, अफगानिस्तान के नीचे का क्षेत्र गांधार पड़ता है। वो आज भी अफगानिस्तान में माना जाता है इसको, कुछ पाकिस्तान में, लेकिन क्षेत्र बीच का ही है वो। हेलेनिस्टिक आर्ट का संबंध किससे? हेलेनिस्टिक आर्ट का पार्ट है गांधार कला। गांधार कला हेलेनिस्टिक आर्ट का पार्ट है,
ठीक है। और ये किसने चलाई? हिंद यूनानी शासकों ने चलाई। तो इस ऑडियो को बंद करते हैं, अब दूसरी बनाएंगे। ओके।